हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह। आपके हमारे चैनल काबिल इंजीनियर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 का एसएससी जेईई का एग्ज़ाम आप सभी को पता है, डेट आ चुकी है उसकी, है ना। और डेट कब है? 1 सितंबर 2020 से लेके 4 सितंबर 2020 तक। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, हैविली वाटर बॉडीज गलत, माउंटेन गलत, कैनाल गलत। सही आंसर है लार्ज वाटर बॉडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल वर्टिकल कर्व ज्वाइन टू ग्रेडियंट, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल गलत, हाइपरबोलिक गलत, सर्कुलर गलत। करेक्ट आंसर है पैराबोलिक। ओके, जो आइडियल कर्व होते हैं वो कैसे होते हैं? पैराबोलिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। द आई पीस प्ले नो पार्ट इन डिफाइन द लाइन ऑफ साइट। द डायफ्राम प्ले नो पार्ट इन डिफाइन द लाइन ऑफ साइट। तो ये तो गलत है, हमें करेक्ट ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेज नो पार्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत। करेक्ट आंसर है द आई पीस प्ले नो पार्ट डिफाइनिंग द लाइन ऑफ साइट। क्या आई पीस लाइन ऑफ साइट को डिफाइन करने के लिए प्रयोग होती है? नहीं होती। ठीक है, आई पीस तो सिर्फ और सिर्फ इमेज को फॉर्म करने के लिए डायफ्राम पे होता है आई पीस। ठीक है, डायफ्राम प्ले करता है टू डिफाइन द लाइन ऑफ साइट। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्ले करता है। ठीक है, तो इसके हमें क्या ढूंढना था, सही कौन सा है? तो ये सही है, नहीं करता। आई पीस नो पार्ट टू डिफाइन द लाइन ऑफ साइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑफ स्टाफ क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। नहीं, गलत। ये मिनिमम होता है। कब? जब स्टाफ ट्रूली नॉर्मल होता है लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट फ्रेंड क्या होता है? स्टाफ इंटरसेप्ट डिफरेंस होता है क्रॉस हेयर्स का, टॉप एंड बॉटम। ओके, इसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये मिनिमम होता है जब आपका स्टाफ जो होता है वो लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल नॉर्मल होता है, तब ये मिनिमम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग बिटवीन द टॉप एंड बॉटम क्रॉस हेयर्स, बिल्कुल सही। ओके, यही सही है। डिफरेंस इन रीडिंग बिटवीन द बैक साइड एंड फोर्थ साइड, नहीं, गलत आंसर है, ये भी गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए स्टाफ इंटरसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आर्क ऑफ द बबल ट्यूब कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एस इज द लेंथ ऑफ सबकॉर्ड, आर इज द रेडियस ऑफ सिंपल कर्व एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन द टेंजेंट एंड सबकॉर्ड इज मिनट्स इज इक्वल टू, सो करेक्ट आंसर 1718.9 एस अपॉन आर। So D option is correct. Next question. The real image of object formed by the objective must be. The real image of object formed by the objective must be in the plane of crosshairs at the center of telescope, नहीं. At the optical center of eyepiece, नहीं. Crosshairs पे बनते हैं. So A option is correct. Next question. In a chain surveying, the tie line are primarily provided. So correct answer of this question is to avoid लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम द चेन लाइन। ओके, टाई लाइन फ्रेंड, ये दो टर्म और यूज होता है टाई लाइन के अंदर जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, ये दो टर्म कौन से हैं? द लाइन यूज टू फाइंड द डिटेल ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, इसको भी टाई लाइन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। टू कलेक्ट द डिटेल नियर बाई ऑब्जेक्ट, उसको भी हम लोग टाई लाइन बोलते हैं। और द लाइन यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, उसको बोलते हैं चेक लाइन। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। टाई लाइन फ्रेंड क्या होता है? ये मेन सर्वे लाइन पे बिछाई जाती है। कहाँ पर होती है? मेन सर्वे लाइन पे। ठीक है, ये क्या होता है? ये टाई स्टेशंस को और जोड़ती हैं, टू जॉइन द टाई स्टेशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा ऐसे ही देख के ऑप्शन। पिक अप द करेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टेंजेंट स्क्रू अनेबल टू गिव अ स्मॉल मूवमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ द स्मॉल एंड पॉजिटिव कंट्रोल, बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग ऑन अ ट्राईपॉड इज अ लेवलिंग हेड एंड ट्राई बैच। जो ट्राईपॉड होता है वो किस पे स्टैंड करता है? लेवलिंग हेड पे करता है।
ट्राई बैच पे, ठीक है। एंड द लेवलिंग स्क्रू आर यूज टू टिल्ट द इंस्ट्रूमेंट सो द रोटेशन ऑफ द एक्सिस ट्रूली वर्टिकल। करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेहमान्स रूल्स। लेहमान्स रूल्स आपको पता होगा कौन सा होता है? ये होता है लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज ऑलवेज डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री रेज फ्रॉम द नोन पॉइंट्स proportions to distance. So correct answer of this A option is correct. Okay, next question. If f1 and f2 is a distance from the optical center of the convex lens of focal length f and conjugate 2 point p1 and p2 respectively, the following relationship hold. So the correct answer is 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2. So correct answer is C option is correct. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द चेन लाइन इज डज नॉट डिपेंड। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ द क्लोजर ट्रेवर्स समीशन एल एंड क्लोजिंग एरर इन लैटिट्यूड dx, द करेक्शन फॉर द साइड हुज लैटिट्यूड एल गिवन द ट्रांजिट रूल इज अ एल इंटू dx अपॉन समीशन लैटिट्यूड। ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लोज्ड कंटूर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टूवार्ड्स द सेंटर, वैल्यू डिक्रीज कर रही है टूवार्ड्स द सेंटर, तो हिल तो हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर डेप्रेशन होगा, ठीक है। अगर इंक्रीज कर रही होती टूवार्ड्स द सेंटर तो हिल हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की स्विंगिंग पता है क्या होता है? रोटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वर्टिकल डायरेक्शन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग में क्या होता है, जो टेलीस्कोप होता है वो 180 डिग्री रोटेट करता है इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, कंफ्यूजन मत होना इसमें। ये देखिए मैं आपको कुछ इसके बारे में बताता हूँ। ये थियोडोलाइट, दिस इज योर टेलीस्कोप, ओके, दिस इज वर्टिकल सर्किल, है ना, दैट इज अ आई पीस, इट इज अ ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्किल, ओके। इसको बोलते हैं फुट स्क्रू। ये किसके लिए यूज होता है? ताकि बबल ट्यूब को हम लोग सेंटर में ला सकें, ठीक है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को सेंटर में ला सकें। इसके अंदर जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री से लेके कितना होता है, 360 डिग्री तक होता है क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, इसको बोलते हैं बबल ट्यूब। अच्छा, जब ये टेलीस्कोप और ये जो लगा ना, ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रूनियन एक्सिस। ये जो होती है ये ट्रूनियन एक्सिस होती है, ये वर्टिकल एक्सिस होती है। तो अगर आपका टेलीस्कोप वर्टिकली घूम रहा है इस तरीके से, ओनली 180 डिग्री घूमा है, एक होता है फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से होता है। मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ इसी पे, तो वो प्ले करते हैं। The essential parts of a theodolite. What is the instrument that is commonly used for measuring horizontal and vertical angles? The answer is theodolite. Have you ever wondered what are the essential parts does a theodolite consists of? Well, let us first learn about the essential parts a transit theodolite is made up of. The first and most important part of a theodolite is the telescope. The telescope is mounted on a spindle known as trunnion axis. It has two lenses, eyepiece and object piece. The telescope is fitted with circular graduated arc known as the एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड, क्या दिक्कत हो गई, चल क्यों नहीं रही?
The essential parts of a theodolite. What is the instrument that is commonly used for measuring horizontal and vertical angles? The answer is theodolite. Have you ever wondered what are the essential parts does a theodolite consists of? Well, let us first learn about the essential parts a transit theodolite is made up of. The first and most important part of a theodolite is the telescope. The telescope is mounted on a spindle known as trunnion axis. It has two lenses, eyepiece and object piece. The telescope is fitted with circular graduated arc known as the vertical circle. The vertical circle rotates with the telescope and is graduated from 0 degree to 360 degrees in clockwise direction for the measurement of vertical angles. By means of vertical circle, clamp and its corresponding slow motion screw, telescope can be set at any desired position in vertical plane. To read the readings of vertical circle, two verniers are fitted at the extremities of an index arm. The index frame and the vertical circle clamp are attached to the standards or A frame. Trunnion axis of the telescope is also supported on the A frame. The two standards resemble the letter A and are mounted on the upper plate. To level a theodolite, it is fitted with a leveling head. Leveling head consists of two parallel triangular plates known as tribrach plates. The two spindles have common axes which form the axis of the instrument. Inner spindle is solid and conical and fits into the outer spindle, which is hollow and ground conical in the interior. The outer spindle carries the scale plate or lower plate. The scale plate carries a horizontal circle at its beveled edge, a lower clamp screw and a slow motion screw with the help of which it can be fixed accurately in any desired position. The upper plate carries an upper clamp screw and a slow motion screw for the purpose of accurately fixing it to the lower plate. The upper plate or vernier plate is attached to the inner axis and carries two verniers with magnifiers at two extremities diametrically opposite. The upper plate carries two plate levels placed at right angles to each other. One of the plate level is kept parallel to the trunnion axis. The plate level can be centered with the help of foot screws. When in use, the theodolite is supported with tripod. The tripod consists of three solid legs with pointed steel shoes. The tripod head carries an external screw to which the lower plate of the theodolite can be screwed. Upper tribrach plate has three arms, each carrying a leveling screw. Lower tribrach plate has a hole in the center through which a plumb bob may be suspended. Plumb bob is used to center the instrument exactly over the station mark. For measurements with bearings and meridians, some theodolites are fitted with compass. Some theodolites are fitted with a striding level. It is fitted with bubble level and is used to test the horizontality of the trunnion axis. These are the major essential parts together making a theodolite. ओके फ्रेंड, आप सभी ने देखा किस तरीके से मेजर एसेंशियल पार्ट्स थे थियोडोलाइट के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ 30 मीटर चेन डाइवर्स थ्रू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम द करेक्ट अलाइनमेंट द एरर इज लेंथ। बता दो, डी स्क्वायर अपॉन 60 इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ कितनी होती है, 100 फोकल लेंथ होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, तो उसको सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, कंटूर लाइन, है ना। आगे क्वेश्चन है द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल स्टेशन द 3 नोन पॉइंट्स इज बैड इफ द प्लेन टेबल स्टेशन इज अ ग्रेट ट्राइंगल आउटसाइड द, बताइए फ्रेंड क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड द सर्कमफ्रेंस सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है एवरी मटेरियल ऑफ ए हुक्स लॉ, बताओ। इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, करेक्ट आंसर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को, तो बच्चा बच्चा जानता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज एलोंगेशन ऑफ द टेस्ट पीस अंडर द टेंशन, तो क्या निकलेगा उससे बताओ? अंडर द टेंशन, तो करेक्ट आंसर है डक्टिलिटी। क्या निकलेगा? डक्टिलिटी, है ना। क्वेश्चन 4 है इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार इज डबल देन द एलोंगेशन ऑफ द ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द बार, तो आपको पता है WL²/2E होता है, ए सा कोई भी मतलब नहीं होता ए से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम डक्टिलिटी किसकी होती है? सभी जानते हैं माइल्ड स्टील की होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई, तो ई और जी के बीच में क्या अंतर होता है? तो ई बराबर 2G 1 प्लस का म्यू, ये तीनों होते हैं 2G 1 प्लस का म्यू, ई बराबर 3 के 1 माइनस का 2 म्यू, और एक होता है ई बराबर 9 kg/3 के प्लस जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द डिफाइन इज द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये तो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट, टिल द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द माइल्ड स्टील वेट कितना होता है? सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, 7850। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यंग्स मॉडुलस क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेस, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बल्क मॉडुलस क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मॉडुलस शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड, तो क्या होगी? क्या होती है? 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ई इंटू वी, ये होती है। ठीक है, सॉलिड के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है ए बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ए सब्जेक्टेड टू द ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार, तो फ्रेंड कितनी होगी? W²L/2AE, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन ऑन रोल एंड प्लेट, सो मेलेबिलिटी बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द सडन एक्सियल लोड, तो आप जानते हैं ये हो गई P और ये होगी डेल्टा। ठीक है, सडन एक्सियल लोड के लिए क्या होगी? अरे सडन एक्सियल लोड के लिए क्या होगा? 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा होगा सडन एक्सियल लोड के लिए। अगर सॉरी ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअल बढ़ रहा है ना, सडन कहाँ है? इट इज़ अ ग्रेजुअल, और अगर सडन बोल देता तो ये हो जाता पी इंटू डेल्टा। करेक्ट आंसर क्या होएगा? यहाँ पे क्या बोला है? सडन बोला है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द बेंडिंग मूवमेंट इज कांस्टेंट ओवर द लेंथ सेगमेंट बीम, द शियर फोर्स विल बी, बताओ क्या होगा? शियर फोर्स क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका शियर फोर्स हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है। अब भैया बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या आएगा? ये नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? अगर बेंडिंग मूवमेंट कहीं पर भी बेंडिंग मूवमेंट ऐसे हो जाता तुम्हारा, जैसे कि चलता आ रहा है, ये ऐसे हो जाता बेंडिंग मूवमेंट, तो उस केसेस में क्या होता है? शियर फोर्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ये है मान लो है, या फिर आपका बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट ना होकर ऐसा हो जाता, तो आपका बेंडिंग मूवमेंट ऐसा, तो आपका शियर फोर्स ऐसे हो जाता। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे शियर फोर्स तो 0 ही होगा ना जब कांस्टेंट है तो। ठीक, ध्यान रखिएगा। इन अ कैंटिलीवर बीम विद यूडियल
शियर फोर्स कैसा होगा, तो लीनियर ही तो होगा, यूडीएल है तो लीनियर होगा शियर फोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से एग्जाम में वाई कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई इंटू वाई। तो इसी कोई भी आई गर्डर है, ठीक है, आई गर्डर है तो वाई मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, है ना। अगर वाई आपकी सेंटर पे है तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी बेंडिंग स्ट्रेस वो क्या होगी, जीरो होगी। तो आउटर फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, ठीक है। चलिए फॉर द बीम एम अपॉन आई, तो एम अपॉन आई मैंने आपको बताया था अभी, एम अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई, है ना। तो अगर मैं निकालूँ एम अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, तो ये 1 अपॉन आर क्या होता है, कर्वेचर नहीं होता, ये कर्वेचर नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्वेचर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर द पॉइंट वेयर। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या करता है, साइन चेंज करता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट चेंज साइन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट लोड। करेक्ट आंसर होगा, अरे जब कोई लोड लग रहा है, ये आपके सपोर्ट्स हैं, ये पी है, भाई आपकी मान लो एल है, तो अगर सिमेट्रिक सेक्शन है तो पी बाई एल नहीं बचेगा, सब में पी बाई एल बचेगा ना, पी बाई टू इधर और पी बाई टू इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो एक फिगर है इस तरीके का, बी ए है डी ए है, यहाँ से काट दिया तो बी डी की पावर क्यू अपन 12 नहीं हो जाएगा क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी डी की पावर क्यू अपन 12, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दे रखा है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन एल दे रखा है सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी डब्ल्यू किलोन्यूटन एंटायर स्पैन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 नहीं होगा। अरे जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी, है ना, और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का और एल दे रखा है, तो आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है स्लोप ऑफ द कर्व, बताइए क्या होता है, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एंड टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड है, तो उसको बोलते हैं सेक्शन मॉडल, जेड इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई, ठीक है। इसकी यूनिट कभी कभी पूछ ली जाती है, मीटर की यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन आई बीम। तो कहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस वर्क करती है, आउटर मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेस वर्क करती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज शियर स्ट्रेस सर्कुलर बीम। तो सर्कुलर बीम के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 सर्कुलर बीम के लिए हो जाएगा। अगर यहीं पर रेक्टेंगुलर बीम के लिए पूछता तो आपका बी 3/2 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग स्टैटिक इक्वेशन सिग्मा एच 0 वी 0 स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन, सभी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द गेज प्रेशर एट द पॉइंट इज इक्वल टू, तो आपको पता है पी एब्सोल्यूट क्या होता है, इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक, है ना। तो अगर मैं यहाँ से पी गेज निकलवाने को कहूँ तो क्या हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है और U2 मैनोमीटर इज मेजर। तो आपको पता है U2 मैनोमीटर क्या मेजर करता है, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक हाइट इज अ गिवन डिस्टेंस बिटवीन। तो मेटासेंट्रिक हाइट आपको पता है क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट होता है, हमेशा ध्यान रखना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द मेटा सेंटर, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है व्हेन अ कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड ग्रेटर देन, मतलब कोहेजन ज़्यादा है अधेजन से, तो पानी की सरफेस कैसी बनेगी, तो हमेशा ध्यान रखना लोअर बनेगी, ठीक है, सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जैसे कि आपका मरकरी है, मरकरी के अंदर अगर आप कांच की ग्लास को या कांच की ट्यूब को डिप कराएंगे तो वो पानी के वाटर से नीचे होगा, ठीक है। अब बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मेटा सेंटर हमेशा ध्यान रखना अब होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो ध्यान रखना हमेशा बिलो होता है सेंटर ऑफ से, ठीक है। 37 क्वेश्चन है द रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड
इमर्ज इन अ बॉडी, सो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट. बायोन्सी, द रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड इमर्ज इन अ बॉडी. ठीक है, बायोन्सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ इमर्ज्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड. करेक्ट आंसर है सेंटर ऑफ प्रेशर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन दे रखा है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ऑयल 0.9 एंड इक्विवेलेंट 5. देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना ρ1 g1 h1 इज इक्वल्स टू ρ2 g2 h2 कर लो. ठीक है, तो यहाँ पे निकालो 900 गुणा 9.81 इंटू एच 4.5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1000 इंटू 9.81 इंटू एच टू निकाल लो. तो एच टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 5 मीटर आ जाएगी. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कैपिलरी राइज ड्यू टू द, बताओ कैपिलरी राइज हमेशा ध्यान रखना सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा कैपिलरी राइज होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग. तो मैनोमीटर क्या नहीं, प्रेशर मेजर करता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बायोन्सी डिपेंड, बायोन्सी किस पे डिपेंड करती है, बायोन्सी किस पे डिपेंड करती है, तो बायोन्सी डिपेंड करती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 44 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर. सो करेक्ट आंसर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो ध्यान रखना डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंट फोर्स डिटरमाइंड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एटलीस्ट गलत होने ही नहीं चाहिए आपके. ठीक है, द पास्कल लॉ क्या कहता है, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द एम्बैंकमेंट. सो करेक्ट आंसर कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज अ क्विक डिटर्मिनेशन वाटर कंटेंट. ठीक है, पिग्नोमीटर क्या होता है, पिग्नोमीटर से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं. अरे वही वाटर कंटेंट W2 माइनस का W1 अपॉन W2 माइनस का W1 इंटू W3 माइनस का W4 है ना, इस तरीके से निकालते हैं. इंटू G माइनस का 1 अपॉन ये ऐसे करके निकालते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. लास्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट. तो आपको पता है श्रिंकेज लिमिट होती है. अरे जब ये इस तरीके से वो होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये वाटर कंटेंट होता है, तो एक लिमिट ऐसी आती है कि ये 3 लिमिट होती है ना. ये तो लिक्विड लिमिट होती है, ये प्लास्टिक लिमिट होती है, ये सेमी सॉलिड होता है ना, और ये सॉलिड होता है, ये सेमी सॉलिड होता है. नहीं, ये सेमी सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, फिर ये श्रिंकेज आते हैं. तो एक वैल्यू वो हो जाती है जिस पे वॉल्यूम जो है आप कितना भी वाटर कंटेंट कम करो लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो वो श्रिंकेज लिमिट होती है. ठीक है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट. सो करेक्ट आंसर इज द श्रिंकेज लिमिट. ओके फ्रेंड. थैंक यू. ये कुछ और क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए. चलो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिवीजन कर लेते हैं इनका. एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी विड्थ b है, हाइट h दे रखी है, साइड b दे रखा है. तो इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आपको पता है सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I अपॉन y होता है. करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका b² h अपॉन 6. ठीक है, आगे दे रखा है एज कम्पेयर टू यूनिएक्सियल टेंशन और कंप्रेशन द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बेंडिंग. सो करेक्ट आंसर ध्यान रखना 1/3 बेंडिंग में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट having outside diameter d and inside diameter d2. करेक्ट आंसर 15/16. ठीक है, ये देखो कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे d/2 y मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है सॉलिड में होती है चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16t अपॉन पाई डी की पावर क्यू. तो आप जानते ही हो. ठीक है, और पोलर मैक्सिमम स्ट्रेस हॉलो के लिए ये होगा, हॉलो के लिए 32t d/2 डिवाइडेड बाई पाई डी की कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4. इसको रेशियो कर देना, करेक्ट आंसर 15/16 आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द डायमंड रिवेटिंग फर्स्ट रो होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द लोडेड बीम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर एट अ सेक्शन.
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर कहाँ पे आता है, ये मैं क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ आपको, और दोबारा हम लोग कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट जीरो इन चेंज साइन, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं पुरानी वाली वीडियो में ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, लेकिन ये तो मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूँ दोबारा से। द रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ द कॉनिकल बार ऑन वेट एंड द प्रिज्मेटिक बार। देखो प्रिज्मेटिक बार का क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2E है ना, और एक होता है आपका कॉनिकल बार का, ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6E, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2E, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6E, दोनों का रेशियो निकालोगे 1/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 3 इंच आर्च है, स्टैट 2 भी, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड। ये कैसे आया ये अब ध्यान रखिए, डी स्टैटिक डिटर्मिनेशन आपको निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू आर माइनस एस करो। आर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिएक्शंस है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द कपल एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। सो करेक्ट आंसर एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम लेंथ बी, नो एक्सटर्नल लोड, लीनियर। द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम यूवीएल का केस के लिए, तो यूवीएल का केस के लिए कैसा होगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, क्यूबिक पैराबोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यूडीएल कंडीशन के लिए कैसा होगा, पैराबोला होगा। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, सो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेल्डेड मेंबर इज इफेक्टिव, बिल्कुल सही है। द वेल्डेड जॉइंट डेवलप अ स्ट्रेंथ ऑफ इट इज पेरेंट मेटल, वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड रिजिडिटी या वेल्डिंग टेक्स मोर टाइम देन टू रिवेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म गर्डर है, सिंपली सपोर्टेड है, लोड एंटर द बेंडिंग मूवमेंट बता दो क्या होगा। सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट बताना है, जैसे कि आप प्रॉप्ड कर रखी सेंटर पे, ठीक है, तो उसका बेंडिंग मूवमेंट बताना है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। अब सेंटर बताना तो L/2 रख दो L की जगह, तो आंसर आ जाएगा आपका WL/32, ठीक है। चलो अब बीम लेंथ L पिंड एट अ बोथ एंड एंड सब्जेक्टेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड लोड बेंडिंग M, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द बीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, M का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ जॉइंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द जॉइंट ईच फोर्स मस्ट बी 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, तो ध्यान रखना हेलिकल स्प्रिंग के लिए जो स्ट्रेस निकालते हैं हम लोग, सिग्मा इज इक्वल टू 2WR अपॉन N इंटू आर की पावर Q होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे है ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया, तो ये देखो ऐसे आया, T मैक्सिमम क्या होता है 16T अपॉन N D की पावर Q होता है। अब यहाँ पे D की जगह आपको क्या रखना है 2R रखना है, और T की जगह आपको WR रखना है। आंसर आपका आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द शियर फोर्स अलोंग अ सेक्शन ऑफ द बीम इज 0 एंड द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ द सेक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब शियर फोर्स 0 होता है तो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जब कपल लग रहा हो तो कांस्टेंट होगा शियर फोर्स, मूवमेंट लीनियर होगा। जब आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा होगा, तो ऐसा शियर फोर्स डायग्राम होगा, और ये लीनियर, ये मूवमेंट डायग्राम होगा। अगर कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे लोड लगा हुआ है, तो शियर फोर्स इस तरीके से होगा, लीनियर आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम में और यूडीएल लोड लगा हुआ है, तो लीनियर होगा आपका शियर फोर्स डायग्राम, पैराबोलिक होगा आपका मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन इन कैंटिलीवर ट्रेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, ये बताओ 30 टन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 टन कैसा है, थर्टी टन कैसे आया, 5 × 5 × 5 यानी कि 15 × 10 इज इक्वल्स टू 5 × H। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 टन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड W लग रहा है, स्पाइन पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, एक सिंपली सपोर्टेड,
सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज अ कॉन्सेंट्रेट लोड, तो कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा तो भैया WL/4 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग अ UDL, तो पैराबोलिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 24/15 होगा, ठीक है। कैसे होगा ये देखो, ये जब सिंपली सब कॉन्सेंट्रेट लोड लग रहा हो तो डिफ्लेक्शन ये होता है, और जो UDL लग रहा हो तो डिफ्लेक्शन ये होता है। इन दोनों का रेशियो करा के 8/5 करा के निकाल देना आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे, कंबाइंड फुटिंग दे रखा है, जब एक्सीड कर जाए शियर स्ट्रेस 5 से तो हमेशा ध्यान रखना 12 लेग्स लगाते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट इन द बीम 4%। एज पर द IS 456 pH वैल्यू shall not be less than 6। द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार्स प्रोवाइडेड इन RCC, करेक्ट आंसर रेक्टेंगुलर कॉलम में 4, सर्कुलर कॉलम में 6, ऑक्टागोनल कॉलम में 8, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इज इकोनॉमिकल होता है और लार्ज स्पैन अडॉप्टेड नाउडेज, ठीक है। चलो RCC कॉलम्स ट्रीटेड एज अ लॉन्ग स्लेंडरनेस रेशियो, तो आपको पता है लॉन्ग कॉलम कब होगा, जब उसका स्लेंडरनेस रेशियो उसका मोर देन होगा 60 से, तो लॉन्ग कॉलम होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। द विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम इन तीनों से लीस्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। एक प्री स्ट्रेस रेक्टेंगुलर बीम दे रखा है, इसका क्या होगा 2WL/2P। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन को इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में इसकी क्वेश्चन की इमेज बन जाए, और ये क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप इसको टिक आसानी से लगा सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आया, देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पाइल इज अ सिलेंडर, बी ऑप्शन लगाना है, पाइल इज अ सिलेंडर मेंबर बिल्कुल विच ट्रांसफर द लोड सराउंडिंग द सॉइल, ठीक है। कैंटिलीवर बीम रिटेनिंग वॉल सेफली 6 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। W इज द लोड सर्कुलर स्लैब, देखो सिंपल से इसका आंसर लगा देना 3WR का होल स्क्वायर अपॉन 16। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ बेंट टेंडन है ना, तो बस WL/3P लगा दो। एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस 6 किलोग्राम, M50 ग्रेड क्या हो जाएगा 58/D, 58 इंटू डी, ठीक है। एक बॉटम बार है, कॉलम बार एक्सटेंड इनटू द इंटीरियर फुटिंग स्लैब, डिस्टेंस ग्रेटर देन, करेक्ट आंसर है फ्रेंड 42 डायमीटर फ्रॉम द इनर एज ऑफ द कॉलम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। M15 ग्रेड लोकल बॉन्ड इससे 2/3 होता है M15 का, ठीक है। तो 5, 15, 5 दूनी 10, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो पिटोट ट्यूब क्या करता है, पिटोट ट्यूब भैया वेलोसिटी ऑफ द फ्लो मेजर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ द शार्प क्रेस्टेड वियर, तो फ्रेंड 1/2 होती है हाइट ऑफ द वाटर ऑन अ सिल, है ना। द मैक्सिमम वैक्यूम ऑफ द क्रिएट सबमिट साइफन फॉर 7.4 मीटर ऑफ द वाटर, इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका सही आंसर आएगा 3 मीटर, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होकर आया, ये देखो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन बता दिया, आप देख लीजिएगा किस तरीके से कैलकुलेट आया, मैंने तो याद कर लिया है। कहीं भी अगर ये क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं ऐसे ही करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।